Good morning, students, and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 16th of August 2022, Tuesday. Motivation of the day is you must expect great things of yourself before you can do them. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। मोदी सेट्स रोड मैप फॉर डेवलप्ड इंडिया बाय 47। तो आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में जितनी भी हम बोले मैक्सिमम जो न्यूज़ हैं कल के हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से रिलेटेड है। तो हम न्यूज़ को ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पहली न्यूज़ इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने के टारगेट से रिलेटेड है। सो लॉन्चिंग अ frontal assaults on corruption, nepotism, our Prime Minister promised harsh action against those who had involved into the corruption. तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को टारगेट करते हुए इंडिया के लिए आगे आने वाले कुछ सालों तक 2047 तक अगर हम बोले तो टारगेट इंडिया की इकोनॉमी के लिए टारगेट सेट किया। और इस टारगेट सेट करने के साथ साथ करप्शन, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सारे इश्यूज़ पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री को एड्रेस किया। तो बेसिकली पंच प्राण टारगेट इंडिया के लिए सेट किया, यहाँ पर 5 रिजॉल्व्स इंडिया के लिए सेट किया है इन ऑर्डर टू मेक द इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन। क्योंकि इंडिया के साथ हमेशा से ये क्रिटिक जुड़ा है कि इंडिया पिछले कई सालों से डेवलप्ड नेशन का टैग अचीव करना चाह रहा है, बट स्टिल इंडिया इज़ डेवलपिंग। तो आगे आने वाले 25 सालों के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का टारगेट सेट किया है अंडर 5 रिजॉल्व्स टारगेट। और इसके अलावा करप्शन और नेपोटिज्म को लेकर के भी प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे कमिटमेंट किए कल के स्पीच में, जहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स जिन्होंने किसी भी तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस करी हैं, जिन्होंने कंट्री का वेल्थ को या कंट्री के या देश के धन को चुराया, उन सब पर स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे और उन सब का जो लूटेड मनी है दैट विल बी टेकन बैक बाय प्रॉपर इनिशिएटिव। इसके अलावा कई और सारे इश्यूज़ जैसे कि कंपटीशन बिटवीन द स्टेट्स, इसको भी टारगेट करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इनोवेशन को, एफिशिएंसी को, इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट रिक्वायर है। तो ये न्यूज़ पेज नंबर 4 पर दी हुई है, इसको भी हम यहीं कवर करेंगे। हेल्दी कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स इज़ द नीड ऑफ द आवर पीएम। सो डेवलपमेंट को पिवोट पॉइंट बनाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कंपटीशन की भी स्पिरिट होगी तो दैट विल बूस्ट द एफिशिएंसी, दैट विल बूस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स के बीच में कंपटीशन को प्रमोट करने की बात कही है। इससे पहले भी कई बार स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव सेंटर गवर्नमेंट ने भी लिए हैं और नीति आयोग ने भी लिए हैं। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग कि बहुत सारे इंडेक्सेस नीति आयोग ने डेवलप किए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द स्टेट्स। और इसको एक नई टर्मिनोलॉजी का भी नाम दिया गया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो स्टेट्स के रोल को आइडेंटिफाई करते हुए, स्टेट्स के रोल को एम्फसाइज करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर कंट्री को डेवलप कंट्री का टैग अचीव करना है तो स्टेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ फेडरलिज्म को भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। पर फेडरलिज्म के साथ साथ स्टेट्स के बीच में जो कंपटीशन है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, एफिशिएंसी इसको प्रमोट करेगा, दैट मे लीड्स टू मोर इनोवेशन, मोर इफेक्टिवनेस। और ये कई सारी रैंक्स भी दी हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेंचमार्क, जैसे कि स्टेट के में स्टार्टअप्स के बेसिस पर उनकी रैंकिंग करी गई थी 2018 में, 2019 में, 2021 में। और अगर आप देखें तो गुजरात हैज़ बीन ऑन द टॉप लिस्ट सिंस लास्ट 3 ईयर्स। इसी तरीके से बेस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ
different benchmark. It may be education, it may be health, it may be water management, it may be sustainable development goal, it may be innovation, it may be export competitiveness. ये सारे benchmarks जो हैं ये सेट किए और स्टेट्स को इनके बीच में रैंक भी की और स्टेट्स को रैंक भी किया जा रहा है इनके बेसिस पर। तो ये कई सारे इंडेक्स जो है नीति आयोग ने रिसेंट टाइम्स में डेवलप किए भी हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार ये इंडेक्स जो है नीति आयोग के डेवलप इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रूरल इंडिया टू ड्राइव डिजिटाइजेशन ड्रीम मोदीज टेकेट प्लान। नेपोटिज्म, करप्शन, इनोवेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके साथ साथ इंडिया के डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स को भी मोदी ने टारगेट किया, जहां पर उन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी का रोल एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस किया और उसका पोटेंशियल भी डिस्कस किया कि किस तरीके से कंप्यूटर, डिजिटलाइजेशन, आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इन सारी फील्ड में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर की फील्ड में एक अनटैप्ड पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं। और इसी के लिए जो 5G सर्विसेज हैं उस पर भी एम्फसाइज़ किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने बोला कि कंट्री बहुत जल्द ही 5G सर्विसेज को नेशन वाइज लॉन्च करने जा रहा है और इसके बाद से विलेजेस में इन एवरी नूक्स एंड कॉर्नर्स सिटीजन्स विल बी एबल टू टेक द और यूटिलाइज द 5G सर्विसेज, 5G टेक्नोलॉजी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और इस 5G सर्विसेज के लॉन्च के बाद से वाइड स्प्रेड या नेशन वाइज लॉन्च के बाद से जो डिजिटल इंडिया का जो ड्रीम है वो अचीव करने में कंट्री को हेल्प मिलेगी। तो 5G सर्विसेज के लॉन्च के बाद से रूरल इकोनॉमी जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी के स्प्रेड से अनटच रहती है उसको भी इस पर्टिकुलर कवरेज में ले लिया जाएगा। इसके अलावा CSCs, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, UPI, डिजिटल पेमेंट्स, UPI भीम, इस सारे पर भी, इन सारे इश्यूज़ पर, इन सारे स्कीम्स पर, इनिशिएटिव्स पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला और 5G से रिलेटेड जो भी एडवांटेजेस हैं आगे आने वाले टाइम में उनको भी डिस्कस किया। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के रोल को एम्फसाइज किया गया कि इंडिया को 47 तक डेवलप्ड कंट्री का टारगेट अचीव करने में किस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया जा सकता है, चाहे वो पेमेंट का डोमेन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का डोमेन हो, चाहे वो हेल्थ का डोमेन हो, चाहे वो एजुकेशन का डोमेन हो। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, हेयर इज व्हाट इट विल टेक। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कल 15 अगस्त के दिन पर 2047 का टारगेट रखा है इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए। तो जब हम ये बोलते हैं कि इंडिया विल बी द डेवलप्ड कंट्री तो इसकी मीनिंग क्या होती है और क्या क्या बेसिकली अचीव करने के टारगेट सेट किए गए हैं। तो अगर हम इंडिया के फ्रीडम टाइम से स्टार्ट करें, यानी 1947 जब इंडिया आज़ाद हो तो उस समय हमारे पॉलिसी मेकर्स ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का अप्रोच अडॉप्ट किया था, जहां पर USSR के मॉडल को थोड़ा सा ज़्यादा रिप्लिकेट किया। हम बोलें कि जो इंक्लिनेशन था वो सोशलिस्ट इंक्लिनेशन था बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रशिया ऑन इंडिया। हालांकि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का बेसिक मतलब है कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों का ही रोल होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोज हु आर फ्रॉम इकोनॉमिक बैकग्राउंड दे मस्ट बी नोइंग कि बेसिकली 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मिक्स्ड। सोशल कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट और मिक्स। सोशलिस्ट कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का एक टाइप है। अगर मेजर टाइप्स की बात करें तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म मीन्स कैपिटलिज्म एक ऐसा एक्सट्रीम इंड है जहाँ पर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट प्लेयर। इट मीन्स मार्केट ड्रिवन सिस्टम होता है। अगर कम्युनिस्ट सिस्टम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। और इसी के बीच में कहीं होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर जो सेक्टर्स होते हैं वो इक्वली
या प्रीवियसली डिसाइडेड हो जाते हैं कि कौन से सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट करेंगे, कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट प्लेयर ओन करेंगे और कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। इट मीन्स किन सेक्टर में गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक मॉडल चलता है। इंडिया 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो तो उस समय हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने दोनों ही तरह के सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करने के बाद ये डिसाइड किया कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का अप्रोच चलेगा और इसके बाद से इंडिया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी की कैटेगरी तक आ गया। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है वो चाइना से पीछे, जो कि एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ओन है, प्रॉपरली रेगुलेटेड, टाइटली रेगुलेटेड इकोनॉमी है चाइना। तो कई बार पॉलिसी मेकर्स ये भी कहते हैं कि इंडिया का जो अप्रोच रहा मिक्स्ड इकोनॉमिक को लेकर के, दैट वाज अ रॉन्ग अप्रोच, और जिसकी वजह से इंडिया अभी भी डेवलप इकोनॉमी का टैग अचीव नहीं कर पाया। जबकि चाइना के केस में कम्युनिस्ट पैटर्न फॉलो हुआ था, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच फॉलो हुआ था, जिसकी वजह से चाइना की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो डेवलपमेंट पेस है, जो डेवलपमेंट ग्रोथ पेस है, वो इंडिया से बहुत आगे पहुंच गई है। हालांकि इट्स अ टॉपिक ऑफ आर्ग्यूमेंट, वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस आर्ग्यूमेंट। लेकिन येस, अगर जब कंट्री अपने 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था, यानी कि कल, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए टारगेट सेट किया कि हम भी आगे आने वाले 25 सालों के बाद डेवलप इकोनॉमी के फॉर्म में जाएंगे। और अगर अब ये देखा जाए कि जो इस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनके बराबर आने के लिए इंडिया को क्या क्या रास्ता तय करना पड़ेगा, क्या क्या टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे, कैसे कैसे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तो अगर हम देखें तो अभी के अकॉर्डिंग जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं, अगर उनके पैरामीटर्स को, उनके इंडिकेटर्स को, बेंचमार्क को इंडिया से कंपेयर करें, तो ऑल दीज बेंचमार्क, पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, टारगेट शोज दैट इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो अहेड टू अचीव दिस टैग ऑफ डेवलप्ड इंडिया। जैसे कि अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो 2021 में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी वो अप्रॉक्सीमेटली $7,333.5 थी, जो कि चाइना की पर कैपिटा इनकम के मुकाबले आधी थी, हाफ। यानी चाइना की जो सिटीजन है उनकी पर कैपिटा इनकम जस्ट इसकी डबल है। और अगर OECD नेशंस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें, तो इट इज़ 17 और इट्स 7th ऑफ OECD ग्रुप्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज़। हालांकि पिछले 25 सालों में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम रही है वो डबल रेट से ग्रो करी। OECD नेशन के कंपैरिजन में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रही वो डबल डिजिट के रेट से रही इन कंपैरिजन टू OECD डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर फिर भी इंडिया को OECD या चाइना जैसी इकोनॉमी से कंपेयर करें और उसके बराबर पर कैपिटा इनकम चाहें, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट वो एटलीस्ट 12.4% कंसिस्टेंटली होनी चाहिए आगे आने वाले 24 सालों तक इन केस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तब जाकर के इंडिया चाइना और OECD कंट्रीज़ के इक्वल अपनी पर कैपिटा इनकम को ला सकता है। और अगर जिस लेवल पे OECD और चाइना जैसे कंट्रीज़ अभी हैं, अगर उस लेवल पे इंडिया को 25 सालों बाद पहुंचना, तो एटलीस्ट 8.2% की ग्रोथ रेट से इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी की बात करें, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, कितने बच्चे जो पैदा होने के 5 साल की एज से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिजीज़, बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड और मेडिकल सर्विसेज। तो इन्फेंट मोर्टालिटी के केस में इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, रिडक्शन देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल कंडीशन, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड न्यूट्रिशन कंडीशन। बट स्टिल जो OECD कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया अभी बहुत पीछे है इन केस ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, क्योंकि इंडिया का करंट जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 2020 के अकॉर्डिंग वो 27 है। यानी 1000 लाइव बर्थ्स में से 27 जो इन्फेंट्स हैं वो 5 साल की उम्र से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, जबकि जो OECD कंट्रीज़ हैं उसमें ये नंबर 6 है। सो नाउ वी कैन इमेजिन इन केस ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिया को अभी कितना काम करना है। एट करंट पेस इंडिया विल बी एबल टू अचीव द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ 10 इन
2047। तो जो करंट रेट चल रहा है इम्प्रूवमेंट का, अगर उससे इंडिया ग्रो करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के केस में, तो 2047 तक भी हम OECD कंट्रीज़ के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। 2047 तक भी जो हमारा एवरेज डेथ रेट रहेगा वो 10 रहेगा, एवरेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 10 रहेगा, जबकि अभी जो OECD कंट्रीज़ हैं उनमें केवल ये नंबर 6 है। तो इट मीन्स इंडिया को अपनी करंट जो ग्रोथ रेट है इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट के केस में उससे कई टाइम ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। सो दिस इज द रियलिटी चेक। इंडिया लैग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, ये OECD कंट्रीज की है और ये चाइना की है। एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ रेट इन केस ऑफ द इनकम की 12% से आप मिनिमम 12% के रेट से इनकम ग्रो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव दिस लेवल ऑफ OECD कंट्रीज। इसके बाद दिस इज द ग्राफ फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी जो इंडिया में है इन्फेंट मोर्टेलिटी दैट इज 27 और 6 तक पहुंचने के लिए इंडिया को इस ग्रोथ रेट को भी डबल करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस करंट ग्रोथ रेट से इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, तो उससे 2027 तक हम केवल 10 के पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। तो 6 के पॉइंट या बोलें 0 तक पहुंचने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें, दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्राफ ऑफ इंडिया एंड दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्राफ ऑफ OECD कंट्रीज। तो 1996 से लेकर के 2020 और 2047 तक के एक्सपेक्टेड डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट सी इन ऑर्डर टू हैव द कंपैरिजन एंड दिस इज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इंडिया के केस में अर्बनाइजेशन का क्या रेट है और OECD कंट्रीज के केस में क्या है। तो प्रोपोर्शन ऑफ population living in urban center in terms of percentage. This blue bar is about India and this red bar is about OECD nations. और ये पूरा जो डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये जितने भी ग्राफ हैं कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि चाहे अर्बनाइजेशन हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, इन सब के लेवल को डेवलप कंट्रीज़ के साथ अचीव करने के लिए इंडिया को अभी बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट करने पड़ेंगे और बहुत ही मिशन मोड में, बोल सकते हैं स्पीड मैनर में, फास्ट मैनर में काम करना पड़ेगा अगर इंडिया सच में 2047 तक डेवलप कंट्री बनना चाहता है। इसके साथ एक और हम न्यूज़ कवर करेंगे जो कि इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी से रिलेटेड है। आत्मनिर्भर पुश PM फॉर इनोवेशन इन डिफेंस प्रोडक्ट। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने कवर किया था कि इंडिया में फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिजीनियसली मेड आर्टिलरीज हैं उनसे सल्यूट दिया गया है और दिस वाज अ हिस्टोरिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेशली इन केस ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो उसी को डिस्कस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोला कि प्राइवेट सेक्टर को इंडिया की ग्रोथ ट्राजेक्ट्री में, ग्रोथ टारगेट में पूरा सपोर्ट करना है। दे हैव टू लीड द इनोवेशन मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया कि वो इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको अचीव करने में की रोल प्ले करें। हालांकि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करें, तो ये हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। लेकिन कल के जो स्पीच रही, जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच रही, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के, डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर के जो डिपेंडेंसी है US, फ्रांस, इजराइल, रशिया जैसे कंट्रीज़ पर, उसको रिड्यूस करने की बात करी। तो कल के जो इंडिपेंडेंस डे के टाइम में जो सल्यूट दिया गया इंडिजीनियसली डेवलप आर्टिलरीज से, दैट शोज इंडियाज़ कीन इंटरेस्ट टूवर्ड्स द इंडिजनाइजेशन ऑफ द डिफेंस प्रोडक्ट। और इसी के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी इनवाइट किया क्योंकि विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडिया के डिफेंस सेक्टर को प्रॉपरली इंडिजीनियसली डेवलप करना या इंडिया को डिफेंस के केस में सेल्फ रिलायंट बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए इनोवेशन और R&D को भी एक की पिलर बताया इंडिया की ग्रोथ ट्राजेक्ट्री में, जहां पर उन्होंने जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान, अनुसंधान इज़ द हिंदी वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड इनोवेशन, तो उसको भी ऐड किया। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान वर्ल्ड ऐड करके उन्होंने इस पर्टिकुलर स्लोगन को एक्सटेंड किया है जहां पर इनोवेशन के रोल को
आगे आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ ट्राजेक्टरी में इनोवेशन के रोल को एम्फेसाइज़ किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट किया कि वो इस पर्टिकुलर टारगेट में एक इम्पॉर्टेंट और की रोल प्ले करें। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर के केस में भी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ भी, सेल्फ रिलायंस एम्बिशन इन एनर्जी सेक्टर फेजेस राइजिंग इम्पोर्ट हर्डल। तो डिफेंस के साथ साथ एनर्जी सेक्टर भी फोकस रहा कल के स्पीच में, जहां पर एनर्जी सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत को एम्फेसाइज किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो बेसिकली एनर्जी सेक्टर में जितना भी इंपोर्ट होता है उस इंपोर्ट को रिड्यूस करने की कॉल, या उस इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। जैसे कि लिथियम आयन जो बैटरीज में यूज़ होता है, सोलर पैनल्स जो इंपोर्ट होते हैं, क्रूड ऑयल जो जिसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल जनरेट होता है, इस सभी जो इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करी। और इसके लिए बोला कि जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस हैं, कौन कौन से, सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, उनकी तरफ शिफ्ट किया जाए रादर देन गोइंग फॉर फॉसिल फ्यूल और क्रूड ऑयल लाइक सोर्सेज, जिससे कि एक तो इंडिया का सेल्फ रिलायंस एनर्जी के सेक्टर में इम्प्रूव होगा, इसके साथ साथ इंडिया का जो कार्बन एमिशन है, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो टारगेट है, वो भी अचीव होगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। अपार्ट फ्रॉम द एम्बिशियस टारगेट जो ऑलरेडी इंडिया ने अचीव किया, जो ऑलरेडी लैंडमार्क इंडिया ने अचीव किए हैं, उसको भी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया, जहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग की न्यूज़ हम कई बार कवर कर चुके हैं। इंडिया ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो टारगेट रखा था, उस टारगेट को 5 महीने पहले ही इंडिया ने अचीव कर लिया। और अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को देखा जाए तो 2014 में जब इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के टारगेट सेट किया गया था, उस समय पेट्रोल में जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4% ही होती थी, और 2022 तक आते आते ये 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और जो टारगेट सेट किया गया इसके बाद 2025 का टारगेट सेट किया गया फाइनेंशियल ईयर का, जबकि गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि एटलीस्ट 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग हो पेट्रोल में। तो जिस तरीके से पहले का टारगेट अचीव किया गया है, उसको देखते हुए ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। हालांकि एथेनॉल ब्लेंडिंग माइट बी अ सक्सेस स्टोरी, बट स्टिल जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल। तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज और उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन अदर कंट्रीज इन केस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हो चाहे डिफेंस हो, ये ऑल दीज आर द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। और अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में किसी भी कंट्री की डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर, अदर नेशंस पर होती है, तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द सोवरेनिटी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। तो इन्हीं सारे की इश्यूज़ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट किया। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि साथ में ही कवर करेंगे हम, मोदी कॉल्स फॉर रिडक्शन इन फूड ग्रेन इम्पोर्ट्स। तो इंडिया से जो इम्पोर्ट होता है फूड ग्रेन, मोर स्पेसिफिकली वीट, उसके रिडक्शन की भी कॉल कल हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ने करी। तो इंडिया के जिस तरीके से फूड ग्रेन्स को लेकर के डिपेंडेंसी ख़त्म हुई है दूसरे कंट्री पर, जिस तरह से इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी है फूड ग्रेन के केस में, उसको अप्रिशिएट करते हुए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियरली वर्ल्ड को ये मैसेज दिया है कि जब ऐसी सिचुएशन, जबकि हमारे खुद के देश में कंट्री के पास सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं है, हम अपने कंट्रीज़ को सफिशिएंट फूड नहीं दे पा रहे, तो उस केस में डेफिनेटली वी विल नॉट गो फॉर इम्पोर्ट। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले जो फूड की ज़रूरत है वो हम अपने डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें फूड और फूड आइटम्स या फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, देन ओनली वी विल एक्सपोर्ट। सो व्हेन आवर कंट्री नीडेड फूड वी डिड नॉट आउटसोर्स इट टू समवन एल्स, बट इंस्टेड आवर कंट्रीमैन डिसाइडेड दैट वी विल ग्रो फूड फॉर आवर ओन पीपल। हालांकि अगर हम फूड आइटम्स या फूड ग्रेन्स की बात करें तो इंडिया फूड ग्रेन्स के केस में, मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स के केस में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के केस में सेल्फ सफिशिएंट है। बट येस, एडिबल ऑयल और पल्सेस
का अगर प्रोडक्शन हम देखें तो डेटा ये इंडिकेट करता है कि एडिबल ऑयल और पल्सेस को लेकर के जो इंडिया की डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पर है। तो इन्हीं कुछ जो फूड ग्रेन्स, फूड सेगमेंट या फूड आइटम्स हैं या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, इनको प्रमोट करने की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करी। इंडिया विल बी इन सरप्लस इन फूड ग्रेन्स, मिल्क, fruit, vegetables, but largely or hugely deficit in case of oil seed as per the नीति आयोग estimate. So oil seeds, edible oil, pulses, इनके प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करी। इसके अलावा रिसेंटली जिस तरह की क्राइसिस चल रही है फूड ग्रेन्स को लेकर के, उसको देखते हुए फ़िलहाल के लिए फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। चाइना शॉक्स विद रेट कट आफ्टर डेटा शोज अलार्मिंग स्लो डाउन। एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड डेटा, चाइना का जो जुलाई मंथ का पब्लिश डेटा है उसके अकॉर्डिंग चाइना में इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है वो और ज़्यादा डीपेंड हुआ है और ज़्यादा इंटेंस हुआ है बिकॉज ऑफ द वर्सनिंग प्रॉपर्टी और रियल स्टेट प्राइजेस एंड कंटिन्यूअस कोरोना वायरस रिलेटेड और इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स। तो अगर जुलाई महीने का डेटा देखें चाइना का, तो रिटेल सेल, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, इन सारे पैरामीटर्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और जो भी इकोनॉमिक एस्टिमेट्स थे जुलाई मंथ के लिए, जो एस्टिमेशन था कि चाइनीज़ इकोनॉमी इस रेट से ग्रो करेगी, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा, इतना सेल होगा, उन सब को मिस कर दिया है, उन सारे एस्टिमेट्स और टारगेट्स को मिस कर दिया है चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ने। मिस कर दिया है मतलब, इसका मतलब कि जो भी सेल रही, जो भी आउटपुट रहा, जो भी इन्वेस्टमेंट रहा, वो एक्सपेक्टेशन से बिलो रहा। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है 16 to 25 ईयर्स के या एज के इंडिविजुअल्स में, वो भी 19.9% तक क्लाइम कर गया। अपार्ट फ्रॉम इट, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, कट इट्स रेट ऑन 1 year लोन टू 2.75% फ्रॉम 2.87%। और इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 400 बिलियन युआन, या इसको बोले हम $60 बिलियन जो है वो मार्केट में या इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ किए चाइना के सेंट्रल बैंक ने। क्यों इन्फ्यूज़ किए? क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए इजी मनी सप्लाई किया इकोनॉमी में, दैट में लीड्स टू डिमांड और डिमांड्स में लीड्स टू प्रोडक्शन, ऐसा एंटिसिपेट किया चाइना के सेंट्रल बैंक ने। बट जो जुलाई का डेटा है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। यूएस में ऑलरेडी कई सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि रिसेशन आ चुका है। जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, जिस तरह से रिट्रेंचमेंट चल रहा है, यूएस इज अंडर द इकोनॉमिक रिसेशन सिचुएशन। अगर चाइना में भी इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में देखने को ज़रूर मिलेगा। इंडिया कहीं से भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल, ग्लोबल और इंटरनेशनल फैक्टर से अछूता नहीं रह सकता। और जो डेटा अभी रिसेंटली जुलाई मंथ का चाइना का पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ जो बिजनेस है दैट इज़ अंडर क्राइसिस, और गवर्नमेंट को और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिवाइव द चाइनीज़ इकोनॉमी। सो दिस इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, जो कि इस समय इस रेट पर है। और अगर हम बात करें चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, चाइना के रिटेल स्टेट की, तो ये उसका डेटा है एंड दिस इज़ बिलो देन एस्टिमेशन, जो कि एस्टिमेट किया गया था कि जुलाई के महीने में चाइनीज़ इकोनॉमी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए वो इंप्रूवमेंट कहीं पर भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। ओला इलेक्ट्रिक अनवील्स वन ऑफ द इंडियाज़ फास्टेस्ट कार। तो भावेश अग्रवाल, फाउंडर of ride-hailing firms Ola, who disturbed the electric scooter market in the India, is now planning to launch an electric sports car by 2024। तो ओला इलेक्ट्रिक 2024 तक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स, फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक ने इंडिया में टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मार्केट को जिस तरीके से डिसरप्ट किया, जिस तरीके से एंट्री करी और बैक टू बैक कई सारे प्रोडक्ट्स लाए हैं इन केस ऑफ टू व्हीलर, तो उसको देखते हुए जो ये अनाउंसमेंट है ओला इलेक्ट्रिक की इन केस ऑफ द 4 व्हीलर्स और पैसेंजर सेगमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेस्ला, हुंडई जैसे जो कंपनीज़ हैं, इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज या कंपटीशन बन के सामने आ सकता है।
And this is the success story of Ola. 1 million Ola sales target for e-cars in upcoming 2 to 3 years. 500-kilometer range of firms promises a single charge. और इन सब के बाद डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक विल बिकम द वन ऑफ द टफ कॉम्पिटिटर ऑफ टाटा M&M टेस्ला एंड अदर कंपनीज. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.